All right, everyone, we are live. A very good afternoon and warm welcome to Infinity Learn Need by श्री चैतन्या। बच्चे, ये आपका जो सीरीज है, दिस इज फॉर ड्रॉपर। और जो बच्चे डिसाइड कर चुके हैं वो बच्चे अभी से ही डे 1 से अपनी तैयारी करना शुरू कर चुके हैं 2024 की। तो आपको भी लेट नहीं होना है, अभी से शुरुआत कर देनी है भाई। अगर आपको ना एक आंकलन करना होता सिचुएशन का। अगर आपने ये देख लिया कि मेरा मार्क्स 300 400 के अराउंड आ रहा है एंड आई रियली वांट टू पुट इन लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इनटू माय स्टडीज और इस साल मैं पक्का से निकाल के ले जाऊंगा, तो लेट मत करो। आंसर की आने का इंतजार कर रहे हैं बैठ करके, कब रिजल्ट्स अनाउंस होगा उसका इंतजार करें, काउंसलिंग, ये सारी चीजों का वेट बिल्कुल भी ना करें, अभी से ही स्टार्ट कर दे अपनी तैयारी को। ऑलराइट, तो बच्चे, ड्रॉपर बच्चों के लिए हमारी सीरीज रन हो रही है जिसमें आपकी 2 क्लासेस होती है। फर्स्ट क्लास इज एट 11 AM इन द मॉर्निंग एंड सेकेंड इज एट 12:30 इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। ये 2 क्लासेस आपकी चल रही है। बॉटनी में आपको मैं लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट करा चुकी हूं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर पूरा फिनिश होने के बाद हम करते हैं उस पे बेस्ड कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस। तो आज की कक्षा में हम लोग करेंगे बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसा क्यों? क्योंकि 2023 के एग्जाम में हमने ये देखा कि एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो एज इट इज पुराने साल के क्वेश्चन को रिपीट कर दिया हुआ था। इससे पहले का ट्रेंड ये था कि क्वेश्चन चाहे रिपीट नहीं हो बट कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा था, बट इस साल तो क्वेश्चन भी एज इट इज रिपीट हो गया था। तो बच्चे, आज की कक्षा में हम लोग करेंगे द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलोंग विद द ईयर फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। जिस भी बच्चे को इस चैप्टर में कोई भी आपत्ति हो, समस्या हो, परेशानी हो, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर के सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। लेक्चर 1 से लेकर के लास्ट तक सारे लेक्चर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ऑलराइट एवरीवन, तो चलिए जी, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करने से पहले बच्चे, हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो मेरी गुजारिश आप सबसे कि आप सेशन को शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि बाकी सब लोग भी आकर के सेशन को लाइव देखें। एंड आप लाइव क्लास में बैठ के जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कितने बच्चे कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, किस बच्चे का क्वेश्चन कौन सा गलत हो गया है, ये एक एनालिसिस आपके सामने आएगा। और जब आप एनालिसिस करते हो, आप समझते हो कि कहाँ पे मेरी गलती हुई है, किस क्वेश्चन में मैंने गलत किया है, तो एक अलग ही ऊर्जा का संचार आप फील करते हो। ऑलराइट बच्चों, तो चलिए जी, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन ऑन योर स्क्रीन। मैंने कहा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, साथ साथ में आई विल एक्सप्लेन यू ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में कहां पे दिया हुआ है। हम आपको बार बार बोलते हैं कि एनसीईआरटी स्टिक होके पढ़ाई करनी है। एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ योर लाइफ अगर आप नीट एग्जाम देने जा रहे हैं तो एनसीईआरटी के लिए जो इतना हम तथ्य बार बार बोल रहे होते हैं, तो उसका कुछ एविडेंस भी होना चाहिए। एविडेंस क्या है आज की क्लास में आपको पता चल जाएगा। सारे क्वेश्चंस मैं जो भी आपको कराऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जैक्टली कहां से आया हुआ है, किस लाइन से पूछा गया है, किस पेज नंबर से आया है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ऑलराइट, चलो सुपर्ब। फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन ऑन योर स्क्रीन, आप बच्चे सॉल्व करो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी इस क्वेश्चन को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, नीट 2022 का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। आपके सामने 4 स्टेटमेंट है और कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए कि ये जो वर्ड है करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, नॉट ट्रू, नॉट फॉल्स, ये सारे वर्ड्स ना मिसलीडिंग वर्ड्स होते हैं। एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे वर्ड्स को चूज करता है ताकि आपके मस्तिष्क के साथ में खेल पाए। आपने करेक्ट इनकरेक्ट को नजरअंदाज कर दिया, आप जल्दीबाजी में देख नहीं पाए कि स्टेटमेंट आपसे सही पूछी है या स्टेटमेंट आपसे इनकरेक्ट वाली पूछी है। तो एग्जाम का प्रेशर भी है, एग्जाम टेम्परामेंट भी आप फील कर रहे हो, एंड आप बहुत जल्दी में भी हो क्योंकि आपको फटाफट से बायो सॉल्व करने ताकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को आप टाइम भी दे पाओ। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस में प्रॉब्लम ये होती है कि आप करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा भूल जाते हो, पहले स्टेटमेंट पढ़ी, सही लगा तो टिक किया एंड आगे आप बढ़ जाते हो। तो एक सिंपल सा फंडा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले जो भी कीवर्ड है उसको आप अंडरलाइन करें, उस पर टिक मार्क या क्रॉस मार्क जरूर लगा दें। तो हमने जैसे देखा क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है, हम इसको अंडरलाइन करके ऐसा टिक मार्क कर देंगे
ताकि मेरे मस्तिष्क में ये बात क्लियर रहे कि आउट ऑफ दिस 4 स्टेटमेंट आई हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट मुझे निकालना है इसमें से। तो बच्चों आप लोग सॉल्व करो क्वेश्चन को, मैं भी आपको समझाते हुए चलती हूँ। स्टेटमेंट नंबर 1 कहती है साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया को आप मोनेरा किंगडम के अंदर क्लासिफाई करते हो, ये पहली स्टेटमेंट है। नंबर 2 कहती है बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉप्स है। ऑल्दो वी डू हैव प्रेजेंस ऑफ ऑटोट्रोपिक, जिसमें आपके फोटो ऑटोट्रोपिक भी है, कीमो ऑटोट्रोपिक भी है, बट क्या ये एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रोपिक होते हैं या नहीं होते हैं। नंबर सी पे आते हैं स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। स्लाइम मोल्ड्स को मोनेरा के अंदर रखा गया है, नंबर 3 स्टेटमेंट। नंबर 4 कहती है माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम्स एंड सेल वॉल। सेल वॉल भी प्रेजेंट है आपके माइकोप्लाज्मा में। अब देख लेते हैं ये चारों स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी में कहां से उठाई गई है। तो बच्चे अगर मैं बात करूं सी एंड डी स्टेटमेंट की, फर्स्ट इज अबाउट द माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। जब मैं लेक्चर ले रही थी तब भी मैंने आपको समझाया था कि माइकोप्लाज्मा बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एंड ये 4-5 लाइन से ही आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो आप देखिए एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन नहीं, आपके पास 4 लाइन है जिसमें से एक लाइन माइकोप्लाज्मा से भी उठा ली गई है। तो बच्चे माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनसीईआरटी लिखती है। क्वेश्चन कह रहा था माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड द सेल वॉल। स्टेटमेंट करेक्ट हुआ कि इनकरेक्ट हुआ? बोलो मैम इनकरेक्ट हुआ, क्वेश्चन में तो करेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं बच्चे, स्लाइम मोल्ड्स आर क्लासिफाइड अंडर मोनेरा। ये देखो जी प्रोटिस्टा के अंडर आपकी एनसीईआरटी लिखती है दैट इट इंक्लूड्स क्राइसोफाइट्स नंबर 1, इट इंक्लूड्स डिनोफ्लैजिलेट नंबर 2, यूग्लेनोइड्स नंबर 3, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोएन। इसका मतलब ये हुआ कि स्लाइम मोल्ड्स आर अंडर प्रोटिस्टा, नॉट अंडर मोनेरा। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सी एंड डी दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, नंबर बी स्टेटमेंट को देखते हैं। Number B statement is about bacteria. Bacteria, some of the bacteria are autotrophic, that is they can synthesize their own food. And autotrophic may be bacteria could either be photoautotropic or it could be your chemoautotropic, दोनों में से कोई भी हो सकता है आपका बैक्टीरिया। बट आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स। स्टेटमेंट क्या कह रही है? बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉप। जी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर हेट्रोट्रॉप, बात सही है, बट सारे के सारे एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉप है, बात बिल्कुल गलत है। बिकॉज वी डू हैव सर्टेन बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, सारे बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या हो गई जी? बोलो मैम इनकरेक्ट हो गई। तो चलते हैं जी लास्ट स्टेटमेंट पे। नंबर 1 स्टेटमेंट जो कहती है साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। तो मेरे प्यारे बच्चों मोनेरा के अंदर ही आप साइनोबैक्टीरिया को रखते हैं। यू बैक्टीरिया में आपको ये लाइन दी हुई है क्लियरली, यू बैक्टीरिया इज योर ट्रू बैक्टीरिया। ये मैं एनसीईआरटी दिखा रही हूं आपको, एनसीईआरटी का पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 एनसीईआरटी का ओपन करके हम देखेंगे तो लिखा हुआ है द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर टू एज द ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो आपके साइनोबैक्टीरिया को कहां रखा गया? बोलो मैम मोनेरा के अंदर रखा गया। स्टेटमेंट क्या हो गई? करेक्ट हो गई, विच मींस आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर ए, विच इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। यस एवरीवन, नीट 2022 का क्वेश्चन है। सोनी हेलो बेटा, हाउ आर यू? हाउ आर यू भाई? अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो सेशन को, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगाएंगे। अभी से ही हम कोई भी ऐसे डायरेक्शन नहीं छोड़ेंगे जिससे कि हमारे मार्क्स कम हो, हम हर एक डायरेक्शन में एफर्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। चले नेक्स्ट पे। यस करेक्ट आपसे पूछा हुआ था, दिस इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, दिस वन इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। चलो जी, गुड मॉर्निंग न्यूटन बाबा, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2,
आ जाओ, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2। हम बच्चे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा हम पढ़ चुके हैं, A to Z सारे टॉपिक्स हम लगा चुके हैं। नाउ इज द टाइम व्हेन वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। हमने कितना सीखा है उसको हम समझेंगे आज की क्लास में, ठीक है। आ जाओ, अगला सवाल भी आपका नीट 2022 का ही क्वेश्चन है। आई वांट टू सी कितने कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। आप भी सॉल्व करो, मैं भी एक्सप्लेन कर रही हूं आपको। खुशबू कुमारी का आंसर आ गया है, ऑल राइट, सुपर। क्वेश्चन क्या था? आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। पेनिसिलियम है ना मैम, जो बार बार आपको बोल रही थी कि फंजाई इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो ऐसे ही नहीं बोल रही थी। तो देखो पेनिसिलियम पे आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2022 के अंदर। क्या सवाल है? आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो पेनिसिलियम के अंदर पाया जाता है। इज इट जूस्पोर्स, is it conidia, is it gammules or is it buds? आप लोग आंसर करो। सोनी का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड। तो ये स्टेटमेंट आपको कहां दी हुई है एनसीईआरटी में? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी का पेज नंबर 24 आप लोग ओपन कीजिए। 24 पेज नंबर पे एस्कोमाइसिटीज हेडिंग के अंदर आपको दिया हुआ है कि कॉमनली आप इसको सैक फंजाई बुलाते हैं। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल में आपको पेनिसिलियम दिया हुआ है, एंड रेयरली यूनिसेलुलर होता है, which is your yeast. Yeast is a single example of your unicellular fungi. बाकी सारी आपकी मल्टी है। तो मल्टी में भी एग्जाम्पल यहाँ पे पेनिसिलियम का दिया हुआ है, राइट एवरीवन। नाउ पेनिसिलियम के बारे में लिखा हुआ है कि ब्रांच्ड है, सेप्टेट है, माइसिलियम इसका। उसके आगे एनसीईआरटी लिखती है द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया व्हिच प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड एज कोनिडियोफोर्स। तो किसी स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आते हैं आपके स्पोर, उसको आप एक्सोजीनियसली प्लेस्ड बुलाते हैं। बट कोई भी स्ट्रक्चर अगर अंदर इनक्लोज करके रखा हुआ है, जैसे कि आपके एस्कोस्पोर्स, उसको आप एंडोजीनियसली प्लेस बुलाते हैं। तो कोनिडिया आर एक्सोजीनियसली प्लेस्ड, ऑलराइट। प्योर एनसीईआरटी से है। यस बच्चे, एनसीईआरटी की लाइन से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर बी, व्हिच इज कोनिडिया। कोनिडिया। एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर टू ऑल माई किड्स आउट देयर? कुछ डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आपत्ति है, समस्या इस सवाल में, तो प्लीज मुझसे पूछिए। भाई जो आपको बार बार हम समझाते हैं, हम बतलाते हैं कि एनसीईआरटी को बाइबल मान के चलो, एनसीईआरटी से ही आपके सारे सवाल क्लियर होंगे, एनसीईआरटी से ही जितना आप रीडिंग लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा, बिकॉज उतना कम समय में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज पेपर तो आएगा एनसीईआरटी से ही। ऑलराइट, तो चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपका नीट 2020 का क्वेश्चन है। आप लोग सॉल्व कीजिए एंड फिर मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए चलती हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, सोनी आई हैव ए प्रॉब्लम। सोनी बेटा जेनेटिक्स में अगर प्रॉब्लम है तो 12th का जो आपका बैच चल रहा है उसमें मैम जेनेटिक्स ही पढ़ा रही हैं। फर्स्ट जो आपका चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के ऊपर है। आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हो। हम बहुत जल्दी हम मॉलिक्यूलर बेसिस स्टार्ट करने वाले हैं इस ड्रॉपर बैच में ही, ठीक है। तो बहुत जल्दी नहीं, हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मंडे से इस ड्रॉपर बैच में आपको मॉलिक्यूलर बेसिस की क्लास मिलने वाली है, ठीक है सोनी। चलो प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी, आ जाओ जी क्वेश्चन सॉल्व करो। Which of the following is correct about viroids, है ना, लास्ट क्लास में ही पढ़ाया है और मैम ने बार बार समझाया कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, वायरस, वायरोइड्स, लाइकेंस, प्रियॉन्स, और एक क्वेश्चन आपको दे करके जाता है। तो वायरोइड्स के संदर्भ में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। करेक्ट को मैंने किया अंडरलाइन, टिक मार्क किया, मुझे सही स्टेटमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू वायरोइड्स। अब जैसे मैंने वायरोइड देखा मेरे दिमाग में आना चाहिए कि मैम ने एक ग्राफ बनाया था, मैम ने एक ऐसे टेबल फॉर्म में लिख दिया था कि भाई अगर हम बात करें वायरसेस की तो वायरसेस के अंदर हो जाएगा मेरे बच्चों नंबर 1 न्यूक्लिक एसिड, नंबर 2 प्रोटीन, दोनों चीजें प्रेजेंट है वायरस में। यस बनाया था ऐसा, इस साइड में चार्ट बनाया था मैंने क्लास में। यस एवरीवन, इसीलिए आप इसको न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। बट अगर मेरा खाली न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शियस हो जाता है तो उसको मैं वायरोइड कहती हूं। एंड खाली न्यूक्लिक एसिड में भी इट हैज टू बी आरएनए विद लो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट भी कम होना चाहिए एंड इट हैज टू बी योर आरएनए ओनली।
और अगर खाली मेरा प्रोटीन इन्फेक्शियस हो जाता है तो उसको मैं प्रियॉन्स कह देती हूं, प्रियॉन्स। तो प्रियॉन्स में न्यूक्लिक एसिड नहीं है, वायरॉइड में आपका प्रोटीन नहीं है, एंड वायरस में आपकी दोनों चीजें हैं, दैट्स व्हाई इट इज योर न्यूक्लियोप्रोटीन, वी हैव न्यूक्लिक एसिड अलोंगसाइड योर प्रोटीन, राइट। तो क्वेश्चन को देख लो, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी हुई है विद रिस्पेक्ट टू वायरॉइड्स, दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोट, नंबर ए। नंबर टू दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड, डीएनए देख के ही दोनों को हटा देना। नंबर सी पे आ जाओ, दे हैव आरएनए विद प्रोटीन, ना जी ना, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। यस, एनसीईआरटी में कहां दिया हुआ है देख लेते हैं जी, पेज नंबर 27 के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे वायरॉइड्स के संदर्भ में एनसीईआरटी ने गिनती की 4 लाइनें लिखी हुई है, और इस गिनती की 4 लाइनों पे ही क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। थियोडाइनर साहब ने डिस्कवर किया ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट विच वाज सूक्ष्म देन द वायरस, वायरस से भी छोटा था, दैट वाज योर वायरॉइड। जो आपका वायरॉइड होता है बच्चों, इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए एंड इट डू नॉट हैव प्रोटीन कोट दैट इज फाउंड इन द वायरसेस, इसीलिए नाम को चेंज करके इसको वायरॉइड बुलाया गया। एम आई क्लियर? Am I clear to all my kids out there? Am I clear? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कुछ भी फील हो रहा है तो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, बिकॉज चैट बॉक्स इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अस। तो मेक श्योर आप एक्टिव हो उस पे काफी। यस, क्लियर है? तो आंसर तो भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप समझ चुके हो इसको। ठीक है, चलो सुपर्ब सुपर्ब। कुछ डाउट हो तो पूछते हुए चलना। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों 2020 का सवाल है, 2020 का ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया? मैंने क्या समझाया आपको, जब भी कुछ ऐसा वर्ड देखते हो, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट ट्रू, नॉट फॉल्स, नॉट वर्ड कहीं पे भी लिखा हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस कीवर्ड को अंडरलाइन कर रहे हैं, ताकि आपके मस्तिष्क में ये सिग्नल रहे कि मुझको गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो बेसिक्स को पहले स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसके बाद एडवांस लेवल पे मूव करेंगे। तो बेसिक्स में आपने पहले इनकरेक्ट को किया अंडरलाइन, अपनी स्ट्रेटेजी को करेक्ट रखो अभी से इस हैबिट को इनकलकेट कर दोगे तो फ्यूचर में जाके परेशानी नहीं होगी, है ना बच्चों। मैं अपने करियर में जितने बच्चों से मिलती हूँ, मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है कि मुझे आता था लेकिन उस एग्जाम कंडीशन में मुझसे गलत हो गया, है ना। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग ये प्रॉब्लम को फेस करो, अभी से ही ऐसी हैबिट्स को इनकलकेट कर लो, ताकि आप वहां पे जाके आपके ब्रेन में पहले से प्री फीड हो सारी चीजें कि मुझे कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, मुझको 2 बार ऑप्शंस को पढ़ना है, ताकि आप वहां पे गलती ना करें। कम से कम आती हुई चीज तो गलत मत करो भाई, ठीक है। नहीं आता हुआ गलत करना फिर भी थोड़ा सा जस्टिफाइड है, बट आता हुआ गलत करने में बड़ा दुख होता है बच्चों, ठीक है। चलो 2020 का क्वेश्चन है, Which of the following is incorrect about cyanobacteria? गलत statement with respect to cyanobacteria क्या होगा? They are photoautotropic, number 1. Number 2, they do not have heterocyst. Heterocyst नहीं होता. Number C, they often form blooms in the polluted water bodies. यस, रेड सी, रेड टाइड, कुछ ऐसा था, ठीक है। डी, दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट। गलत स्टेटमेंट बनाना है। खुशबू का आंसर आ गया है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एनसीईआरटी में थोड़ा गोता मारते हैं, देख लेते हैं। न्यूटन का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी में थोड़ा गोता मार के देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया जिसको कि आपने यू बैक्टीरिया के अंडर रखा हुआ है, साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो हूबहू प्लांट के जैसा है, दैट्स व्हाई दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ये आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं। आपकी एनसीईआरटी का पेज नंबर 19 में पढ़ के सुना रही हूं। यहाँ पे ये भी बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है, दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड बॉडी, जिसको कि आप हेट्रोसिस्ट कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो साइनोबैक्टीरिया है ये सेल्फ सफिशिएंट है, इसको कहीं से भी ये कुछ जुगाड़ नहीं रहा, अपना सेल्फ मेड बंदा है भाई, ये सेल्फ मेड है। फोटोसिंथेसिस की बात करो खुद करेगा, नाइट्रोजन फिक्स करने की बात करो खुद करेगा, इसको किसी पर डिपेंडेंसी चाहिए ही नहीं, सेल्फ मेड पर्सन है। तो जो आपका साइनोबैक्टीरिया है नंबर 1,
क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है? आंसर इज यस। क्या ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है? आंसर इज अगेन यस। यस, नाइट्रोजन भी फिक्स कर पाएगा एंड फोटोसिंथेसाइज भी कर पाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि फोटोसिंथेसिस के लिए तो एरोबिक एनवायरनमेंट लगेगा, क्योंकि बाहर में आपकी ऑक्सीजन लिबरेट होने वाली है जो एरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी। बट नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमारे पास है जी नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की खास बात यह है कि इसको एक्सक्लूसिवली अनएरोबिक कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? अनएरोबिक कंडीशन चाहिए, तभी ये फंक्शन कर पाएगा। दोनों बातें हो गई कॉन्ट्राडिक्टरी। साइनोबैक्टीरिया है सेल्फ मेड, कहता भाई मैं तो सेल्फ मेड हूं, कॉन्ट्राडिक्टरी हो चाहे नहीं हो, मुझको कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये क्या करता है? कंपार्टमेंट्स बना देता है। ये वाली जो प्रोसेस है वो तो हो जाएगी नॉर्मल वेजिटेटिव सेल में, और ये वाली प्रोसेस के लिए बना देगा कुछ स्पेशल सेल्स जिसको हम कह देते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट आर द स्पेशल सेल्स जिसके सराउंडिंग में ऐसी थिकनिंग कर दी गई है ताकि वहां पे एक्सक्लूसिवली अनएरोबिक कंडीशंस को मेंटेन किया जा सके। दोनों हाथों में लड्डू हो गए इसके। तो नॉर्मल जो सेल है वेजिटेटिव वो तो आपका फोटोसिंथेसाइज कर रही है, मतलब ग्लूकोज बना देगी। ये जो स्पेशलाइज्ड सेल है आपकी हेटेरोसिस्ट, ये नाइट्रोजन को फिक्स करके दे देगी। तो भाई इसके हाथों में है दोनों लड्डू। आ गई बात समझ में? यस यस, प्रॉब्लम आई, सॉल्यूशन किया एंड वेजिटेटिव को सेपरेट कर दिया फ्रॉम द हेटेरोसिस्ट। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो भाई क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। आपसे गलत स्टेटमेंट पूछी हुई थी, इनकरेक्ट। तो साइनोबैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है दे डू नॉट हैव हेटेरोसिस्ट, हाउएवर दे डू हैव हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट जरूर प्रेजेंट होगा, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हेंस इट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है अरमान? ठीक है अरमान? ठीक है खुशबू, न्यूटन, सोनी? Am I clear to all my bachas out there? Yes or no in the chat box. Am I clear to all my kids out there who's watching me? Yes, clear है? कुछ भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी, तो सिंपल सा चैट बॉक्स में लिखना, राइट? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों नीट 2019 का क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देख लो, जो मैम तुमको बार बार बोल रही होती है ना, ऐसे वर्ड्स को यूज करता है एग्जामिनर चालाकियां खेलने के लिए ताकि तुमको फंसा सके। तुम बन जाओ अभी से सुपर डुपर डबल चालाक, ताकि एग्जामिनर की ऐसे ट्रिक्स में हमें फंसना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक बात है बच्चे? तो आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। First thing first, what you'll do, you have to inculcate this habit that you are going to underline the keyword. Keyword को underline किया, cross mark किया। गलत statement पूछी है। Out of A, B, C, D 4 statements दी हुई है। नंबर A statement कहती है मेरे बच्चों, yeast have filamentous bodies with long thread-like hyphae. नंबर B कहती है morels and truffles are edible delicacies. Yes, बार बार मैम ने लिखवाया था को क्लास के अंदर। इट इज एमसीक्यू अलर्ट, याद करो, लेक्चर खोल के देखना। मैम ने क्रॉस मार्क करके लिखा था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे बहुत बार सवाल आता है। दिस इज योर एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी, लिखवाया था ना मैम ने क्लास में। यस बच्चों, तो मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज। नंबर सी क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड्स एंड एलएसडीज। नंबर डी कोनिडिया are produced exogenously and ascospores are produced endogenously. Conidia आपका माइटोस्पोर है and ascospore आपका मियोस्पोर है। This is your मियोस्पोर। करेक्ट बात है बच्चों? करेक्ट बात है, देख ले एक बार एनसीईआरटी में गोता लगा के। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 24 को आप ओपन कीजिए। मैं पढ़ा चुकी हूँ ये सबका सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। आप एक बार मेरे कहने से उस लेक्चर को देखना जिस बच्चे ने नहीं देखा हो, सारे लेक्चर देखना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, आपको एक एक चीज मिल जाएगी वहां पे। यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, सेक्सुअल आर योर एस्कोस्पोर्स जो कि एंडोजीनियसली होता है। देख लो एज इट इज लाइन एनसीईआरटी में, ठीक है। उसके नीचे लिखती है एनसीईआरटी मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड दे आर कंसिडर्ड एज डेलिकेसीज। करेक्ट बात है दोनों की दोनों, ठीक है जी। नाउ यहां पे लिखती है एनसीईआरटी विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट को छोड़ करके, ईस्ट इज योर यूनिसेलुलर,
बाकी सारे फंजाई विल बी योर फिलामेंटस। तो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट ही ऐसा है जिसमें एक सिंगल हाइफे प्रेजेंट होता है, बाकी सबके अंदर आपका मल्टी सेलुलर वाली कंडीशन है, मतलब मल्टीपल हाइफे आपको देखने को मिलेंगे, मतलब आपको माइसीलियम देखने को मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट में कह रहा है ईस्ट इज फिलामेंटस, लेकिन ऐसा तो नहीं है, इट इज योर यूनिसेलुलर, इट इज योर यूनिसेलुलर, एक ही हाइफे प्रेजेंट है, राइट एवरीवन। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हेंस इट इज योर करेक्ट आंसर, हेंस इट विल बी योर करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर? कोई बात नहीं खुशबू, गलतियां करो, गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। यहाँ मेरे सामने कमेंट सेक्शन में जितना हो सके उतनी गलतियां करो, जितने क्वेश्चन ट्रस्ट में जितना क्वेश्चन गलत करोगे उतना ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपकी खुद की, ठीक है। तो गलतियां करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन गलतियों से सीखते हुए चलो, सीखोगे नहीं तो प्रॉब्लम है, सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, गलत हो गए क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अभी मैंने देख लिया, मैं मैम का लेक्चर देख लूंगी, एनसीईआरटी ओपन करके देख लूंगी, आई एम ऑल सॉर्टेड फॉर दैट। अब आगे ऐसा सवाल कभी भी मैं गलत नहीं करूंगी, ठीक है, गलतियों से सीखना है हमें, राइट। चलो जी सुपर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीट 2021 का सवाल है बच्चों, लेटेस्ट क्वेश्चन ही मैं आपको करा रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the correct statement? सही स्टेटमेंट आपसे पूछी हुई थी, करेक्ट को मैंने किया अंडरलाइन एंड टिक मार्क। मुझे मैम ने ये हैबिट डेवलप करा दी है कि मुझे ऐसे कीवर्ड्स देखते के साथ द फर्स्ट थिंग विच गोना कम इनटू माय माइंड इज, मैं उसको अंडरलाइन करके ओके और क्रॉस मार्क कर दूंगा। यस, पहली चीज ये मैम ने मेरे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं, मैम बार बार बोल के ही सिखाती हैं कि सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप करना शुरू कर दो अभी से ही, कुछ ऐसी हैबिट्स इनकलकेट कर लो जो आपको एग्जाम में कितना ही प्रेशर क्यों ना हो, आपने अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे दी है बच्चों, अब वो ट्रेनिंग ना ब्रेन भूलता नहीं है, ठीक है, ब्रेन इज सो पावरफुल, वो भूलेगा नहीं। अभी से ट्रेन करना शुरू कर दो कि मुझे क्वेश्चन मेरे सामने आते के साथ मुझे फटाफट से उसको कीवर्ड को फाइंड आउट करके अंडरलाइन कर देना है। करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी हुई है, सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिसको कि आप शीत सेल कहते हैं, शीत सेल कहते हैं। क्या आप इसको हेट्रोसिस तो नहीं कहते हैं? चलो आप सोचिए। नंबर 2, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब तो न्यूक्लियस नहीं होता था, कैरियो का मतलब तो न्यूक्लियस हो रहा था। चलो नंबर सी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल इज प्लाज्मोगैमी। चलिए नंबर डी भी पढ़ लेते हैं। नंबर डी स्टेटमेंट, ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर सेप्रो। सेप्रोफाइट्स तो डेड वाले नहीं थे जो डेड एंड डिकेइंग पे डिपेंड कर रहे थे? बोल मैं आंसर ही बता दिया आपने तो आंसर ही बता दिया। व्हाट हैपेंड, इंटरनेट में कुछ इश्यू हुआ क्या? चैट्स क्यों नहीं आ रही हैं? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट। हाँ जी सुपर्ब। तो भाई करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा हुआ था एंड करेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल गया, लेकिन हम एनसीईआरटी में एक बार एविडेंस के तौर पे देख लेते हैं सारी चीजें। पहली स्टेटमेंट आपको दिख रही है, सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड एज शीट सेल। अब मुझे एक बात बताओ, अभी अभी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया जिसमें हेट्रोसिस्ट का जिक्र था, हाँ ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें हेट्रोसिस्ट के बारे में एक लाइन लिखी हुई है। तो डोंट यू थिंक कि सेम टॉपिक्स रिपीट होते हैं साल दर साल, उसी टॉपिक के अराउंड पे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं साल दर साल। आप सोचिए जो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पेपर बना रहा है उसके हिसाब से भी कुछ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप उसका माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे? आप नहीं कर सकते हो। तो हमें एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है और हमें फाइंड आउट करना कि ये टॉपिक्स हर साल रिपीट हो रहे हैं। वी हैव टू मेक श्योर कि वो टॉपिक तो हम एनसीईआरटी से कम 10 बार पढ़ लें भाई। अभी शुरुआत आप कर चुके हो अपनी पढ़ाई की, 10 बार कम से कम पढ़ लेना है आप बच्चों ने, ठीक है। चलो तो भाई शीत सेल नहीं, इसको आप हेट्रोसिस्ट कहते हैं, ये क्लियरली मेंशन है मेरी एनसीईआरटी में। नंबर बी स्टेटमेंट है, ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट, उसको सेप्रोफाइट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक
and they absorb soluble organic matter from dead substrate and they are called as saprophyte. उसको आप saprophytes कहते हैं, ठीक है जी. Those that depend on the living plant and animals उसको आप parasites कहते हैं. तो जो dead substrate पर डिपेंड करता है उसको आप sapro कह रहे हैं, जो लिविंग पर डिपेंड करता है उसको आप पैरासाइट कह रहे हैं. क्वेश्चन में तो उल्टा लिखा हुआ था तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. ये वाले स्टेटमेंट देख लो, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कैरियो. ना जी ना, ब्लंडर बात लिखी हुई है. कैरियोगैमी इज फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, इनकरेक्ट है. नंबर सी स्टेटमेंट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी. एग्जैक्ट लाइन लिखी है तुम्हारी एनसीईआरटी ने. तो ये स्टेटमेंट मेरी करेक्ट स्टेटमेंट है, विच इज व्हाई दिस इज योर करेक्ट आंसर. ये आपका सही आंसर हो जाती है, which is option number C. Am I clear in this question, everyone? Am I clear? Correct answer will be बेटा शीत सेल यहाँ है ही नहीं. खुशबू कुमारी, शीत सेल यहाँ होती नहीं है. वी हैव बंडल शीत सेल्स जो कि आपकी C4 प्लांट में प्रेजेंट होती है. C4 प्लांट के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्रेन्स एनाटॉमी जहाँ पे मेसोफिल सेल एंड बंडल शीत दोनों सेल्स पाई जाती है. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, आपके वेस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में सर्कुलर वे में बंडल शीत सेल्स प्रेजेंट है, उसके सराउंडिंग में आपके मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है. तो मेसोफिल सेल्स के अंदर तो C4 प्लांट पेप्केज को रख देता है एंड उसके नीचे बंडल शीत सेल्स के अंदर वो पेप्केज को नहीं रुबिस्को को रख देता है. अब रुबिस्को की ड्यूअल फंक्शनैलिटी को हेल्प आउट करने के लिए मैकेनिज्म डेवलप किया जाता है. ठीक है खुशबू, तो शीत सेल आप वहां पढ़ते हो, कंफ्यूज नहीं होने का. राइट, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, ये नीट 2018 का सवाल है. खुशबू आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट, ये फंडा. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग is not a prokaryote. मैम जोर दे रही है, not a prokaryote मतलब मैम ने कीवर्ड फाइंड आउट कर लिया है. not a prokaryote, प्रोकैरियोट नहीं है. नोस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, ओसिलेटेरिया, सैक्रोमाइसिस. अब होता क्या है एग्जाम के इतने प्रेशर में, जैसे देखा नोस्टॉक, हाँ जी ये तो प्रोकैरियोट है, फटाफट आंसर टिक के आगे बढ़ गए. ऐसा नहीं करना है मेरे बच्चों, ऐसा नहीं करना है. यू हैव टू इनकलकेट सर्टेन गुड हैबिट्स विद इन योरसेल्फ. यस, सो नॉट ए प्रोकैरियोट आपसे पूछा हुआ है. नोस्टॉक, माइकोबैक्टीरिया, सैक्रोमाइसिस, सिर्फ से बैक्टीरिया है कि फंजाई है, सोचो. आई विल लीव यू विद दैट थॉट. दिखाती हूँ तुमको एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में एस्कोमाइसिटीज में क्लियरली लिखा हुआ है बच्चे, पेनिसिलियम इज योर मल्टी सेलुलर एंड रेयरली यूनिसेलुलर. एग्जाम्पल इज द ईस्ट. ब्रैकेट में तुमको सैक्रोमाइसिस लिख दिया है. तो मेरे प्यारे बच्चों, सैक्रोमाइसिस इज योर फंजाई, नॉट योर बैक्टीरिया. एंड प्रोकैरियोट्स में एक्सक्लूसिवली वी आर हैविंग प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया. तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, नॉट ए प्रोकैरियोट. फंसा दिया ना क्वेश्चन ने बच्चों, फंसा दिया क्वेश्चन ने. नॉट ए प्रोकैरियोट. यस अरमान बेटा मैं बॉटनी पढ़ाती हूँ, मैं बॉटनी पढ़ाती हूँ. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे. ठीक है. यस, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी विच इज सैक्रोमाइसिस. डन बच्चों, डन. चले आगे, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो. ये एग्जामिनर की ट्रिक है तुमको फंसाने की, तुमने फंसना नहीं है. वो चला के खेल रहा है, तुम डबल चिराग बन जाओ, है ना. चिलाकी खेलता है बट उसके खेल में आने का नहीं. हाँ ठीक है, चलो सुपर. नंबर 8 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नीट 2018 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का सवाल है एंड आई एम श्योर कि आप बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को करेक्टली सोल्व कर पाएंगे. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन. चीफ प्रोड्यूसर्स, एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है. मैम ने क्या किया देख लो, मैम ने कीवर्ड को अंडरलाइन कर दिया है, चीफ प्रोड्यूसर्स. चीफ प्रोड्यूसर्स, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, डिनोफ्लैजेलेट. वेरी गुड खुशबू न्यूटन. डिनोफ्लैजेलेट एंड यूग्लेनोइड्स. हालांकि आप समझ चुके हो, करेक्ट आंसर भी कर चुके हो, बट लेट्स डीप डाइव इनटू एनसीईआरटी. डीप डाइव कर लेते हैं, देख लेते हैं एनसीईआरटी में आपके पेज नंबर 20 पे, जहां पे क्राइसोफाइट्स का जिक्र किया हुआ है. क्राइसोफाइट्स में मेरे बच्चों आ जाते हैं आपके डायटम्स. कैसे मैम, अभी समझा रही हूँ सोनी कैसे, प्लीज डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं. डायटम्स एंड आ जाते हैं आपके डेस्मिड्स.
डायटम्स एंड डेस्मिड्स, ये दोनों आपकी क्राइसोफाइट्स में आते हैं। तो क्राइसोफाइट को आप पढ़ते हुए चलिए। हमने पहले शुरुआत करी डायटम्स की, हमने बताया माइक्रोस्कोपिक है, ये फ्लोट करता है पैसिवली। अरमान, डेली क्लास टाइमिंग इज 12:30 फॉर ड्रॉपर बैच, 6 PM इज फॉर 11th वाला बच्चा। तो ड्रॉपर में हम 12th ही करेंगे ताकि 11 12 दोनों आपका होता रहे, ठीक है। हाँ जी, तो माइक्रोस्कोपिक है, पैसिवली फ्लोट करता है। नंबर 1, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, जो कि परफेक्टली फिट हो जाती है, जिसको कि आप सोप बॉक्स या पेट्री प्लेट के जैसे परफेक्टली फिट हो जाती है। वी हैव एपिथिका एंड हाइपोथिका, दीज टू विल फिट टुगेदर। अब मजे की बात ये होती है कि जो सेल वॉल है आपकी, उसमें सिलिका एम्बेडेड होता है, सिलिका इज देयर। तो जो सिलिका है आपका, दैट मेक्स दोज वॉल इनडिस्ट्रक्टेबल, ये टूट नहीं सकता। इसकी वजह से ये सी बेड पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होता रहता है। एक्यूमुलेट होता रहेगा तो वो बना देगा डायटमेशियस अर्थ, बहुत लंबे समय तक इकट्ठा होता चला गया, फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, तो वो बन जाएगा आपका डायटमेशियस अर्थ। इसके जब आप माइनिंग करेंगे तो एक व्हाइटिश पाउडर आपको मिलेगा, जिसको कि आप डायटोमाइट कहते हैं, जो पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में काम में आता है। और लास्ट लाइन लिखी हुई है दैट डायटम्स सिंस दे कैन फोटोसिंथेसाइज दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। ये एनसीईआरटी का ही स्निप दिखा रही हूं मैं आपको, ये मैं आपको एनसीईआरटी ही दिखा रही हूं। दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, क्वेश्चन में भी यही तो पूछा हुआ था। Which of the following organisms are known as chief producers in the ocean? That will be a diatoms. बताओ कितना आसानी से कर पाते आप क्वेश्चन को। लेक्चर खोलना जिसमें मैम ने क्राइसोफाइट पढ़ाया हुआ है, ये सेम बात मैम ने बार बार समझाई है। मैम ने लिखा भी है कि दिस इज योर MCQ अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी, यहाँ से आपका सवाल जरूर 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 आ जाएगा। मैम येलो कलर नहीं दिख रहा, अच्छा ठीक है बेटा जी, कलर चेंज कर देते हैं। ये लाल रंग दिख रहा है, एंड आई थिंक व्हाइट विल गो विद दिस, व्हाइट ठीक रहेगा, है ना। व्हाइट तो दिख रहा होगा बेटा, हाँ यस। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खुशबू, अरमान, सोनी, न्यूटन, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2017। यस मैम, आ जाओ जी। Which of the following are found in extreme saline condition? Extreme word पे ही मैम की सुई अटक गई, मतलब ये है कीवर्ड, एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस में पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म। तो मुझे याद आ रहा है कि कार्ल वूज सर ने, खुशबू वेरी गुड, कार्ल वूज सर ने मेरे मोनरन्स को डिफरेंशिएट कर दिया था इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज, यू बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को कहा कि भैया ये तो ना ट्रू बैक्टीरिया है, बच्चों ये तो ट्रू बैक्टीरिया है, लेकिन वी हैव कुछ ऐसा भी बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करता है, बीट हाई एसिडिक कंडीशन, बीट वेरी हाई टेम्परेचर, बीट एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस, तो उसको हमने रखा आर्की बैक्टीरिया में। तो आर्की बैक्टीरिया इज समथिंग जो कि ट्रूली एक्सट्रीम कंडीशंस में पाया जाता है। अच्छा, जिन बच्चों ने आंसर करेक्ट कर दिया, एक और क्वेश्चन इसके ऊपर मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में स्पेसिफिक हो कि बताओ, आर्कीबैक्टीरिया में भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया बताओ जो कि एक्सट्रीम सलाइन एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाता है, बताओ जी स्पेसिफिक होकर के। बोलो मैम, हेलोफिल्स। हेलोफिल्स आर द बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन में, यस वेरी गुड, एक्सट्रीम सॉल्ट में अपने आप को सरवाइव करा पाता है। तो आंसर आपको मिल गया। एनसीईआरटी में एविडेंस भी आपके सामने है, पेज नंबर 19 पे बच्चों। आर्कीबैक्टीरिया दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, एक्सट्रीम सॉल्टी जिसको कि आप हेलोफिल्स कह देते हैं। यही आपसे पूछा हुआ था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, व्हिच इज आर्कीबैक्टीरिया। चलिए जी नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन ऑन योर स्क्रीन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। नीट 2017 का क्वेश्चन है, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। आज ही की क्लास में मैम आपको दोबारा बता चुकी है,
आज ही की क्लास में मैम आपको दोबारा बता चुकी है। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट करना भाई। वायरॉइड्स डिफरेंट है वायरसेस से इन व्हाट कंडीशन। फिर से समझा देती हूँ मेरे नए बच्चों को। जो वायरसेस है मेरे बच्चों, उसमें दो बातें होती हैं, दो चीजें पाई जाती हैं। नंबर 1 न्यूक्लिक एसिड एंड नंबर 2 प्रोटीन। दैट्स वाई आप इसको न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। अगर मेरा न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शियस हो जाता है, अगर मेरा न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शियस हो जाता है, उसको मैं वायरॉइड कहती हूं। एंड मेरी एनसीईआरटी कहती है प्रेफरेबली इट इज आरएनए विद लो मॉलिक्यूलर वेट, जिसने की इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर दिया है। अगर मेरा प्रोटीन इन्फेक्शियस हो जाता है तो उसको मैं प्रियॉन्स कह देती हूं। करेक्ट बात है बच्चे, उसको मैं प्रियॉन्स। हेलो निवास, हाउ आर यू? उसको मैं प्रियॉन्स। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए तो होता ही नहीं है भाई वायरॉइड्स में, डीएनए तो होता ही नहीं है, डीएनए तो होता ही नहीं है। आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट विल बी योर वायरॉइड। तो ये एनसीईआरटी कहाँ लिखती है? वायरॉइड की वही चंद 4 लाइनें जिसके लिए मैम बार बार बोल रही है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, चंद लाइनों से आपका एक सवाल जरूर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। अब आप देख लो, आप मेरे साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो, आपने खुद ये देख लिया है कि सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ था, यही कॉन्सेप्ट रिपीट होकर क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछ लिया गया है। इसका मतलब तो ये है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, बिकॉज वी विल बी एबल टू डेवलप सर्टेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एग्जामिनर्स माइंडसेट, कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, किस पोर्शन से पिक करके क्वेश्चंस को निकाल रहा है, और वही पोर्शन तो मुझे बहुत अच्छा मंज के पक्का कर लेना है। ठीक बात है बच्चों? तो आप आंसर समझ गए हो, विच विल बी योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। राइट एवरीवन? यस, एनसीईआरटी अलर्ट है ये। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 2017 का क्वेश्चन है बच्चों, जरा सोल्व कीजिए। कम ऑन। Which among the following are the smallest living cell? सबसे छोटा विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल। दो कीवर्ड है, सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, दूसरा कोई डेफिनेट सेल वॉल नहीं है। पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। जितनी बातें लिखी हुई है ना इस छोटे से टॉपिक के बारे में, वो सारी बातें क्वेश्चन में डाल दी गई है। मैम कौन से प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हो? निवास बेटा, आप जिस प्लेटफॉर्म पे क्लास देख रहे हो उसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही है मैम। है ना, उसी प्लेटफॉर्म पे मैम पढ़ा रही है जिस पे आप क्लास देख पा रहे हो। यस, हाँ जी। तो भाई बच्चों, मैं बता रही थी कि इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में जितनी बातें लिखी हैं सारी बातें डाल दी है और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इससे साधारण क्वेश्चन तो क्या ही होगा। एनसीईआरटी में जरा डीप डाइव करते हैं बच्चों। एनसीईआरटी में जो आपका टॉपिक है माइकोप्लाज्मा, देख लीजिए इस टॉपिक को। बहुत ही कम सी लाइन में लिखी हुई है, विच इज दे आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल। सेल वॉल नहीं है, नंबर 1। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, नंबर 2। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, नंबर 3। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट, नंबर 4। लेक्चर ले चुकी हूं, समझा चुकी हूं, पढ़ा चुकी हूं, पूरी एनसीईआरटी आपको रटवा चुकी हूं। तो आप देखना प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर भी मिल जाएगा जिसमें मैंने बार बार बोला कि माइकोप्लाज्मा की 4 ही लाइनें हैं और ये 4 लाइन पे ही सवाल आपका बन जाता है हर साल। ठीक है बच्चे? तो ये 4 लाइनें एनसीईआरटी की जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे आपका क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे वही 4 लाइनें पूछ दी है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन विदाउट ए डेफिनेट सेल वॉल? स्मॉलेस्ट सेल है नंबर 1, कोई सेल वॉल नहीं है, नंबर 2। पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल, नंबर 3। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, नंबर 4। किसकी तरफ इशारा हो रहा है? मैम माइकोप्लाज्मा। मैम एनसीईआरटी में टॉपिक रिमूव हुआ है ना इस बार? निवास बेटा मेरी बात समझिएगा, है ना। ये बहुत सारे ऐसे सेशन आपको मिल जाएंगे जिससे कि आपका ना टाइम वेस्ट होता है। तो यार टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप खेल कूद लो, उसमें अपना टाइम लगा लो, है ना। टॉपिक रिमूव हुआ है नहीं हुआ है, एकदम एक लाइन में आंसर बताऊंगी। सीबीएसई में टॉपिक रिमूव हुआ है, आंसर इज यस, डेफिनेटली हुआ है। एनटीए ने कुछ बताया है नीट के लिए कि टॉपिक्स जो रिमूव कर दिए हैं सीबीएसई ने, क्या वो एनटीए, क्या वो नीट के लिए भी एप्लीकेबल है? आंसर इज नो। तो जब तक एनटीए कुछ नहीं बता देता हम ये नहीं कह सकते कि रिमूव हो गया या फिर ऐड है। ठीक बात है बच्चे? ठीक है, यस।
तो ये बातें छोड़ दो यार कि टॉपिक रिमूव हो गया नहीं हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस ये सोचो कि मुझे अपनी तैयारी शुरू कर देनी है अभी से ही, ठीक है। जो जो टॉपिक रिमूव हो गया उसको मैं बाद में ले लूंगा, लेकिन अभी मुझे पढ़ाई तो शुरू करने दो। जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्लासिफिकेशन तो रिमूव नहीं हुआ आपका, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपने, तो इसको पढ़ क्यों नहीं लेते हो भाई अच्छे से। लिविंग वर्ल्ड हो सकता है रिमूव हो जाए, हो सकता है एनटीए बोल दे कि भाई आप लिविंग वर्ल्ड को ना पढ़ें, आप प्लांट फिजियोलॉजी वाले जो चैप्टर रिमूव किए हैं उसको हटा दें, है ना। तो वो जब बोलेगा एनटीए तब हम मान लेंगे, उसकी बात नहीं बोलेगा तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ये 2 साल से कंफ्यूजन चल रही है, तो आप बिल्कुल भी ट्रैप मत हो इन चीजों में, ठीक है बेटा। अपनी तैयारी का जो स्तर है उसको डे बाय डे बढ़ाते हुए चलो, कम मत करो। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आती है उसको हटाओ, किक करो, साइड में चलो, ठीक है। चलो सुपर। तो क्वेश्चन का आंसर समझ गए हो, माइकोप्लाज्मा। कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो मेरे से चैट बॉक्स में। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग द क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, कोई भी डाउट हो तो प्लीज बच्चों मुझसे पूछ लो चैट बॉक्स में। नो डाउट, तो चलते हैं फिर हम आगे। नंबर 13 क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2017। क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चे, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई। जो आपकी फंजाई है बच्चों, उसकी सेल वॉल में क्या पाया जाता है, क्या मेजर कंपोनेंट है। मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, क्या वो काइटिन है, क्या वो पेप्टिडोग्लाइकिन है, या वो सेल्यूलोज है, या वो हेमीसेल्यूलोज है। वेरी गुड न्यूटन। पेप्टिडोग्लाइकिन तो मैम बैक्टीरिया में पाया जाता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकिन प्रेजेंट होता है। मैम जो प्लांट है मेरे, उसकी सेल वॉल में सेल्यूलोज पाया जाता है, बट जो फंजाई है उसकी सेल वॉल में तो काइटिन पाया जाता है। लेट्स डीप डाइव इनटू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में डीप डाइव करते हैं और देख लेते हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 17 पे हमें क्या समझा रही है। There is a characteristic difference in their wall's composition. The fungi had chitin in their wall, while green plant have cellulosic cell wall. तो clearly आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि जो आपके प्लांट है उसमें तो सेल्यूलोज है, फंजाई में आपका काइटिन पाया जाता है। So without any doubt, answer is option number A, which is chitin. Done? Without any doubt, answer is option number A, which is your chitin. चलिए सुपर, नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 एवरीवन ऑन योर स्क्रीन, नीट 2016 का सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डिनोफ्लैजिलेट एंड स्लाइम मोल्ड्स, दे आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। सेम इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन आपको करा चुकी हूं, एनसीईआरटी में अंडरलाइन भी करा चुकी हूं आपको। सेम इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ जी बता दो, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डिनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड किस किंगडम में आते हैं, किस किंगडम में आते हैं। हाँ जी बता दो, मोनेरा में आते हैं कि प्रोटिस्टा में। वेरी गुड। फंजाई में आते हैं कि एनिमिलिया में आते हैं। भाई खुशबू, न्यूटन, निवास, सोनी, मेरी बात समझना बहुत ही ध्यान से। मैम ने अभी अभी एनसीईआरटी दिखा के आपको समझाया था, कंफ्यूजन क्लियर किया था, फिर से कंफ्यूजन क्लियर कर देती है मैम आपका। भाई मोनेरा के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑल द प्रोकैरियोट्स। मोनेरा में आपके मेजरली बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स ही आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रोटिस्टा था उसमें रखा गया था सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को। अब जो मेरा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, इट माइट बी अ प्लांट, इट माइट बी एनिमल, इट माइट बी अ फंगस, कुछ भी हो सकता है, बट इफ इट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट तो मैं इसको एक्सक्लूसिवली प्रोटिस्टा में रख रही थी। तो क्राइसोफाइट, यूग्लिनॉइड्स, डिनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड्स आर सच एग्जाम्पल। कहां रखा गया था? प्रोटिस्टा में रखा गया था। मोनेरा वाले बच्चों, इसको प्रोटिस्टा में रखा गया था, ठीक है जी। तो आपकी एनसीईआरटी भी क्लियरली मेंशन कर रही है। अच्छा, मैं ये सेम चीज पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोग के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप प्लेलिस्ट में पीछे जाओ, इस टॉपिक को जरूर पढ़ो। पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे करेक्ट हो गया ये, ठीक है सोनी? घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है ना। प्लेलिस्ट में जाओ, पीछे इस टॉपिक को पढ़ो, मैम ने समझाया है, प्रोटिस्टा के ऊपर पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, ठीक है?
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन डन। प्रोटिस्टा बेटा, बबलू आप ना कमेंट में डाल देना एक क्वेश्चन, उसके बाद मैं आंसर कर दूंगी, ठीक है। इनब्रीडिंग वाला क्वेश्चन मुझको भूल गया है क्या क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, प्रोटिस्टा में आपको लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोन। ये सब के सब आपके प्रोटिस्टा के अंडर ही आते हैं। तो आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी, व्हिच इज प्रोटिस्टा। क्लियर है एवरीवन? एम आई क्लियर टू ऑल माय किड्स आउट देयर? क्लियर क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। नीट 2016 का सवाल है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 2016। The primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animal includes biogas. Keyword is biogas. From the dung of ruminant animal. Yes. Come on, come on, come on, everyone. Hello, files. Newton. Hello, files. Hello. Saline. Thermo. Temperature. Acido. Acid. Eubacteria. True bacteria. It is your ट्रू बैक्टीरिया। यस, मैम ने तो क्वेश्चन ही बता दिया आपको। यस, तो देख लेते हैं एनसीईआरटी में, लेट्स डीप डाइव इनटू एनसीईआरटी। कहाँ पे मेथनोजेंस के बारे में ये बातें लिखी हुई है जो क्वेश्चन में पूछ ली गई है। तो क्यों हम पेपर को एनसीईआरटी सेंट्रिक पेपर बुलाते हैं बच्चों? आर्कीबैक्टीरिया में आ जाओ सारे बच्चे। आर्कीबैक्टीरिया में एनसीईआरटी लिखती है, मेथनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, जहां पे र्यूमन पाया जाता है, सच एज काउज, बफलोज, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन व्हिच इज योर बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो क्लियरली आपको एक प्रकार का आर्कीबैक्टीरिया विच इज मेथनोजन के बारे में बताया हुआ है कि कैसे ये रूमिनेंट एनिमल के अंदर बायोगैस या मीथेन गैस प्रोड्यूस कर पाता है। तो आंसर वुड बी योर ऑप्शन नंबर सी, विच इज मेथनोजेंस। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर टू ऑल माय बच्चों आउट देयर? क्या मेरे बच्चों को क्लैरिटी आ गई है इस सवाल की? विच इज ऑप्शन नंबर सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। यस, चलो अगर आ गई है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो किसी डिफरेंट ईयर में आपसे पूछा हुआ है, 2016 में। एंड मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप मात्र 10 सेकंड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। 10 सेकंड्स के अंदर मुझे आंसर दिखना चाहिए इस क्वेश्चन का। कम ऑन, सिर्फ पढ़ना है, आंसर करना है, सिर्फ पढ़ना है, आंसर करना है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मेथनोजेंस बिलोंग टू स्लाइम मोल्ड, यूबैक्टीरिया, खुशबू वेरी गुड, न्यूटन वेरी गुड, सोनी वेरी गुड, आर्कीबैक्टीरिया, डिनोफ्लैजिलेट। मेथनोजेंस आपके एक्सट्रीमिटीज में पाया जाता है, एक्सट्रीम कंडीशंस में पाया जाता है, विच मींस इट बिलोंग टू आर्कीबैक्टीरिया। अभी अभी आपको एनसीईआरटी में दिखा दिया है मैंने कि आर्कीबैक्टीरिया से बिलोंग करता है। अरमान वेरी गुड, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, विच इज आर्कीबैक्टीरिया। अब आप खुद देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक पे एज इट इज सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, तो व्हाई टू टेक अ चांस? ऐसे टॉपिक्स निकाल के तो जरूर 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 पढ़ाई कर लेनी चाहिए। बता दो, जरूर 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 पढ़ाई कर लेनी चाहिए। चलो सुपर, चलते हैं जी नेक्स्ट पे, नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन पे भी क्वेश्चन आपने सोल्व किया है। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में समझाया था व्हाइल टेकिंग द लेक्चर के टाइम पे बहुत डिटेल में आपको समझाया था। यस, करिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहली बात, रॉन्ग अंडरलाइन। ऑप्शन नंबर ए कहता है, वेरी गुड न्यूटन, वेरी गुड। नंबर ए कहता है, डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर। पहली दूसरी लाइन यही लिखी हुई है क्राइसोफाइट्स में एनसीईआरटी ने। द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, आप उसको तोड़ पाते हो, वॉल्स को, वॉल्स जिसमें सिलिका प्रेजेंट है उसको आप तोड़ पा रहे हो, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। नंबर सी, डायटमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स। जब आपकी सेल वॉल इकट्ठी हो जाती है तो वो डायटमेशियस अर्थ बना देती है। नंबर डी, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। गलत स्टेटमेंट बतानी है आपने, गलत स्टेटमेंट मेरे प्यारे बच्चों। ओहो सोनी, नहीं 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 सोनी, मेरी बात सुनो।
बाकी सब बच्चे मेरी बात सुनो, डायटम्स की सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट है। डायटम्स की सेल वॉल इस तरीके से फिट है जैसे कि सोप बॉक्स होता है, जैसे कि आपकी पेट्री प्लेट होती है, ठीक है, उसमें सिलिका प्रेजेंट है। अब ये जो सिलिका है इसको हम तोड़ नहीं सकते, इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल, इट इज नॉट इजीली डिस्ट्रक्टेबल, ये इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, विच इज वाई ये सी बेड पे एक्यूमुलेट होता चला जाता है, जो कि डायटोमेशियस अर्थ बना देता है। जो आपकी डायटोमेशियस अर्थ है उसकी आप माइनिंग करते हो तो आपको डायटोमाइट या केसल गुड आप उसको बुलाते हो, वो देखने को मिलता है। एंड ऑब्वियसली डायटम्स आपके चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, राइट बच्चे। तो आपका ये नंबर बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, बिकॉज इजीली नहीं आप तोड़ सकते हैं, हाउएवर इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल, आप तोड़ ही नहीं सकते हैं, ना इजी ना डिफिकल्ट वे में, देयर इज नो वे जिसमें आप इसको तोड़ पाए। तो आंसर विल बी और ऑप्शन नंबर बी। ये क्राइसोफाइट की सारी बातें मैम ने तुमको अभी अभी समझा दी है, एंड यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल, इस लाइन से सवाल आपसे पूछा हुआ था। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। एम आई क्लियर? Am I clear, my dear बच्चास? Do let me know in the chat box. Am I clear? Yes, समझ आ गया ये सवाल, कहाँ गलती हुई है, सुधार लेंगे इस गलती को। Yes, तो चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following are most suitable indicator of SO2 pollution in the environment? SO2 पोल्यूशन का इंडिकेटर कौन होगा? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एल्गी एंड फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो कराता है। यस न्यूटन, वेरी गुड। जो कि सिम्बायोटिक, जो कि म्यूचुअलिज्म हमें दिखाता है, दैट ऑर्गेनिज्म इज इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन। तो आप समझ ही गए होंगे व्हाट आई मेंट इज लाइकेंस। एक बार एनसीईआरटी में डीप डाइव करें। एनसीईआरटी में आपको लाइकेंस की आखिरी लाइन, लास्ट लाइन, लाइकेंस में समझाया एनसीईआरटी ने कि भाई लाइकेंस में आपके एल्गी है, फंजाई है, एल्गल कंपोनेंट को आप फाइकोबायोन्ट कहते हैं, फंजाई वाले को माइकोबायोन्ट कहते हैं। एल्गी खाना प्रिपेयर कर रहा है, जो फंजाई है आपका वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है मिनरल न्यूट्रिएंट्स को। और लास्ट में लिखा हुआ है लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। जो SO2 पोल्यूशन है उस वाले एरिया में लाइकन ग्रो नहीं करता। लाइकन ग्रो कर गया मतलब क्या है जी? यस सोनी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। न्यूटन परफेक्ट आंसर, सोनी परफेक्ट आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विच इज लाइकेंस, करेक्ट है। चलिए आगे, कुछ डाउट है तो बच्चों प्लीज पूछ लेना मुझसे। Second last question of today's class, everyone on the screen. Second last question. Choose the wrong statement. गलत statement आपको choose करनी है। गलत statement बच्चों। Yeast is unicellular and useful in fermentation. Number B statement कहती है penicillium is multi and produces antibiotics. Number C, Neurospora is used in the study of biochemical genetics. Number D, morels and truffles are poisonous. Poisonous है या edible है? Poisonous है कि edible है बच्चों? बताओ जरा चैट बॉक्स में। Morels and truffles poisonous होते हैं कि edible होते हैं? Yes, they are edible. देखिए एनसीईआरटी में कहा लिखा है, तो एनसीईआरटी में आपको पेज नंबर 22 पे फंजाई वाले पोर्शन में लिखा हुआ है ईस्ट आर यूज्ड टू मेक बियर एंड ब्रेड। ठीक बात है जी, इसलिए आप इसको ब्रेड एंड बियर ईस्ट भी कहते हैं। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलियम। Then with the exception of yeast which are uni, fungi are filamentous. Their body consists of long cylindrical thread-like structures. ठीक बात है जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। Claviceps and Neurospora. Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. And morels and truffles are edible and considered as delicacies. Poisonous होगा तो edible कैसे होगा भाई, है ना? तो wrong statement is option number D. Poisonous नहीं, it will be edible. Am I clear? बता दो चैट बॉक्स में। Yes everyone, चले आज के आखिरी सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन। नीट 2014 का सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कहता है आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया।
मोनोरेल्स को आपने डिवाइड किया यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया इज द ट्रू बैक्टीरिया, हाउएवर आर्के बैक्टीरिया इज द बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करता है। तो डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन व्हाट? सेल मेम्ब्रेन्स। ओहो, मैंने आंसर दिखा दिया क्या आपको? ज्यादा आगे प्रेस कर दिया भाई, आई एम रियली सॉरी। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अब तो आपने देख ही लिया है, एनसीईआरटी में भी आपको पता आर्की बैक्टीरिया में क्लियरली मेंशन किया हुआ है दैट आर्की बैक्टीरिया differ from other bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. My bad, मैंने आपको आंसर दिखा दिया गलती से, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर ए, विच इज सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ऑलराइट बच्चों, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल बॉटनी बीना राव के नाम से, आप इसको इस चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। आपको सारी क्लासेस के लिए इत्तला कर दिया जाएगा। इसको आप स्प्रेड भी करो अपने फ्रेंड्स के पास में, बिकॉज अब अभी से ही हमें शुरू कर देना है। शुरुआत से ही ऐसे टीचर के साथ जुड़ जाओ जो कि आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट ही देगा। जितना ऑनलाइन एजुकेशन पुरानी है उतना ही आपका ये टीचर भी पुराना है। कब से मैं पढ़ा रही हूँ अपने बच्चों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको शेयर करो और आप भी लुत्फ उठाओ। ऑनलाइन क्लासेस से रिजल्ट आना तय है, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। जैसा कि हम देखते हैं कि श्री चैतन्य में टॉपर्स ही टॉपर्स प्रोड्यूस होते हैं, बी इट एमसेट, बी इट नीट मेडिकल, बी इट जेईई एग्जाम। तो कुछ आइडियोलॉजी उनकी हम फॉलो करके यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे इन्फिनिटी लर्न के प्लेटफॉर्म पे, जो कि श्री चैतन्य का ही प्लेटफॉर्म है। ऑलराइट एवरीवन, तो चलिए बच्चों, इसको शेयर करना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जो कि आपकी कल होगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो एंड खुश रहो भाई। खुश रहना चाहिए जिंदगी में, है ना। मस्त रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, खुश रहो, हैप्पी रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय एवरीवन।